वाणी साहित्य सदन में आपका स्वागत है। काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहे हैं। एक दो वीडियो हमने महाभारत के प्रसंगों को लेके बनाए थे। एक तो नियोग, एक दूसरा कर्म के बारे में बच गया था। हाँ, उसमें विस्तार से नहीं बताया था। हाँ, उसमें दो चीज़ रह गई थी, मैं बताना चाह रही थी। तो नियोग के बारे में और ये वर्ण जो है, ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण शब्द कहाँ से आया, बताना चाह रही थी। हाँ। तो पहले नियोग के बारे में बताते हैं। देखिए, नियोग जो शब्द है ना, कि नी प्लस योग, या नी का मतलब निर्दिष्ट है। निर्दिष्ट यानी एक किसी दिशा निर्देश में या किसी लक्ष्य को लेकर किया गया योग जो है वो था नियोग। अब उस नियोग का क्या अर्थ ले लेते हैं उस समय, कि किसी दूसरे पुरुष से संसर्ग करके और संतान उत्पत्ति करवाना, इसको नियोग मान लिया। ये नहीं था नियोग, ये नहीं था। नियोग था बिना संसर्ग के होता था। अब वो कैसे होता था ये मैं बताती हूँ। जैसे रक्तदान होता है ना, ब्लड डोनेट करते हो ना, उसी तरह से वीर्यदान भी होता था। उस समय की बात बता रही हूँ, जब उससे जो संतान उत्पत्ति होती थी वो होती थी, वो किसी पुरुष के संसर्ग से नहीं होती थी। उसको ये कह दिया कि वो उसने देवताओं से संसर्ग करवाया, और ये झूठी बातें हैं, फालतू की बातें हैं। कुंती के जो पिता थे ना, वो वैद्य थे, तो उनके पास ये सारी चीज़ें, भाई वैद्यों के पास हर तरह की चीज़ होती हैं, तो उनके पास वो रखा हुआ था एक शीशी में, वो तरह तरह के वीर्य उपलब्ध थे उनके पास। अब वो बच्ची थी, वो समझी नहीं, तो वो उसने उसका पान कर लिया, और उसका पान करने से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ उसके। और वो ये क्या समझ रहे हैं कि जो है नियोग का मतलब ये था, इसलिए वो नियोग करने के लिए वो वेद व्यास वहाँ चले गए। ये नियोग नहीं था, बिल्कुल गलत है ये। तो इस तरह से यानी कुंती के जो संतान हुई ना, अच्छा दुर्वासा ने उसको कह दिया था, जब उसने उसको बहाया ना पुत्र को, तो दुर्वासा ने कहा था कि तेने ये गलत किया, और ये तो तुझे जो है ना बाद में भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसका जो पति होगा ना, तो वो संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होगा, और इसको तो संतान इसी तरह उत्पन्न करनी पड़ेगी नियोग से। तो ये दुर्वासा ने उसको पहले ही कह दिया था, लेकिन वो डर के मारे, बच्ची तो थी सही, तो उसने जो है वो उसको बहा दिया था। तो ये था नियोग। नियोग का मतलब होता है निर्दिष्ट योग। अच्छा, अब इसमें एक बात और है, और ये बड़ी विशेष बात है, मतलब कोई किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है इसकी तरफ। आजकल जो ये हो रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, ये कृत्रिम गर्भाधान। ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक गर्भाधान है। कैसे कि धरती है, धरती में क्या करते हो, धरती में बीज ही तो डालते हो, है ना। उत्पत्ति धरती करती है ना, तो धरती सेक्स थोड़ी करती है। धरती कोई यौन क्रिया करती है क्या? यौन क्रिया के बाद संतान उत्पन्न करती है क्या धरती? धरती में बीज डालते हो और उत्पत्ति होती है। तो ये वास्तव में जो प्रक्रिया है, ये है प्राकृतिक प्रक्रिया। तो कि स्त्री कोई सी भी है और नियोग द्वारा संतान उत्पन्न कर रही है, तो प्राकृतिक अवस्था तो ये है कि जैसे धरती उत्पन्न कर रही है, वैसे वो उत्पन्न कर रही है। सही। और आप जो कर रहे हो ये है कृत्रिम। तो क्योंकि आप पहले तो बीज उत्पन्न करते हो, उसके बाद गर्भाधान करते हो। तो ये है, अगर देखा जाए तो शब्दों पे अगर जाते हो तो प्राकृतिक गर्भाधान तो वो है जिसको आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नहीं है वो, और इसलिए उसको श्रेष्ठ माना। नियोग को इसलिए श्रेष्ठ माना क्योंकि वो बिना संसर्ग के होता था, और आपने उस नियोग को भी दूषित कर दिया। आपने कहा कि नियोग ये है कि भाई अपना पति अगर सक्षम नहीं है तो दूसरे से ले आओ, ये नियोग है।
मतलब ऐसे इन्होंने शब्दों को तो दूषित किया ही सही, संस्कृति को दूषित किया, पूरा वातावरण दूषित कर दिया। अब तो उसमें से जो है ना वो दोषों को निकालना और सही बात को सामने लाना ये बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। क्यों कि पहली बात तो इतना गहरा सोच हो, इतनी समझ हो, इतना तर्क हो, गलत का बोले और जाते हैं। और फिर गलत बात को स्थापित करने में लगे रहते हैं। और सब एक ने कहा और सबने मान लिया, कोई इसका खंडन और नहीं करता। हमारी बात भी मानो। अब मेरी बात जो है बड़ी ऐसी लगेगा, मैं कितना खुला बोल रही हूँ, ऐसा लगेगा कि भाई क्या करूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है, क्या करें? क्योंकि अब तो बोलना बहुत जरूरी हो गया। लज्जा वज्जा तो उठा के धर दो, क्योंकि लज्जा तो स्त्री का आभूषण नहीं रहा। जो स्त्री लज्जा करती है, जब लज्जा रखती है तो उसको तो चले जाता है, तो डरती है ना। इसलिए स्त्री को निर्भीक होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लज्जा को त्यागो, उसे धर दो उठा के ताक में, है ना। तो जब लज्जा को अगर त्यागो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि निर्लज्ज हो जाओ। कम से कम वो बात, ऐसी बातें जिन्हें कोई नहीं कह पा रहा, उन्हें तो कहना पड़ेगा। उन्हें तो मैं ही कह सकती हूँ, कोई नहीं कहेगा, है ना। तो ये हो गया आपका नियोग, है ना। इसके बाद भ्रांति निकली कुछ दिमाग से, निकल गई ना। इनकी मूर्खता भी सामने आ गई। मतलब जैसे रक्तदान होता है ना, उसी तरह से वीर्यदान होता है। ये है स्पष्ट शब्दों में। सही। अच्छा, अब आ जाओ वर्ण पे। ये वर्ण शब्द ने इतना प्रदूषण फैलाया है। वर्ण कहते कि वर्ण व्यवस्था और वर्ण भेद और वर्ण से जाति पे आ गए। अरे ये वर्ण शब्द कहाँ से आया? ये वर्ण शब्द सबसे पहले ज्योतिष में आया। वर्ण शब्द जो है ना समाज में नहीं आया, सबसे पहले ज्योतिष में आया ये शब्द। और क्यों आया? ये किस अर्थ में आया? देखो, वर्ण का अर्थ होता है एक तो रंग, वर्ण, और एक होता है वर्ण का अर्थ अक्षर। अक्षर जो है स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर जो बनता है अक्षर, है ना, वो होता है वर्ण। तो ये वर्ण, अच्छा उसमें क्या आया? ज्योतिष में क्या आया कि वर्ण होता है, और वर्ण जो है वो 4 प्रकार के हैं। अब ये जो वर्ण आया, तो ये वर्ण क्या था? यहाँ पे जो ये अक्षर था ना, ये है रंग, एक अक्षर, जो कि एक अक्षर मंत्र है। और जो मणिपुर चक्र है, इसका जो है ना रंग रंग रंग, यानी अंग की ध्वनि है। उसके अंदर जो अनुस्वार है ना, वो रंग नहीं है, रंग बोलते हैं, यम बोलते हैं, गलत है ये। रंग अंग है, अंगूर वाला अंग की ध्वनि है वो। तो ये है अक्षर। अब ये है वर्ण, एक अक्षर था वो। और वर्ण जो है उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 4 प्रकार के नहीं होते। वर्ण जो ये यहाँ शब्द आया ना, ये आया था ऊर्जा के लिए, और ऊर्जा को 4 भागों में विभाजित किया गया। 4 प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण उन्होंने बताए। तो अब इन चारों के लिए आ जाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम यहाँ से शूद्र से चलते हैं। देखो, शूद्र का मतलब ये नहीं होता है। अब आपने शूद्र शब्द जो है वो तो बोलना ही ऐसा हो गया जैसे तो शूद्र तो शब्द ही अछूत हो गया। शूद्र बोलते ही लगता है कि किसी अछूत के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन इसका ये नहीं है। शूद्र ये शब्द क्या है? क्षुद्र। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। तो छोटे का मतलब छोटा नहीं होता। छोटे का मतलब होता है विनीत, विनम्र, जो होता है ना, जो अपने आप को छोटा समझे, छोटा कहे अपने आप को विनम्रता के कारण, है ना, जिसमें क्षुद्र भाव होता है। और वो ही सेवा भाव है। सेवा के लिए क्षुद्र भाव होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेवा कौन करेगा? जो विनीत होगा वही तो सेवा करेगा। अरे भाई, पानी लाऊंगा आपके लिए, खाना खाओ, आप बैठो, है ना। तो ये जो विनम्रता है, ये क्षुद्रता है। और अहंकार जिसमें होगा ना, तो पूछेगा ही नहीं, पानी कोई नहीं पूछेगा, क्यों पूछेगा वो, है ना। तो ये हो गया शूद्र। अब वैश्य, तो वो क्या है? आर्थिक क्रिया करने वाला। अब ये क्या है? इनका संबंध जो है प्रवृत्तियों से हो गया। जिसमें सेवा की प्रवृत्ति है वो क्षुद्र भाव है, शूद्र है। जिसमें
और आर्थिक लेन देन और व्यापारिक क्रियाओं की जो ऊर्जा है जिसके अंदर, है ना, जो व्यापारिक क्रियाएं करता है, आर्थिक लेन देन करता है, व्यापारी है, वो जो है वाणिज्य वर्ग है ना। तो ये हो गया वाणिज्य वर्ग। तो शूद्र वैश्य, है ना। अच्छा, तीसरा क्षत्रिय। तो अब ये क्षत्रिय जो है वो क्या है? क्षत्रिय रक्षा करता है, पालन करता है ना, समाज के लिए जरूरी है। बिना रक्षा के क्या क्या करोगे? अच्छा, रक्षा केवल यही नहीं है कि मानव से ही रक्षा है। चलो, मानव अगर सारे अच्छे भी होंगे तो जंगली जानवरों से सुरक्षा है ना, तरह तरह की रक्षा होती है। अगर मान लो कोई राक्षस है, कोई शत्रु आ गए तो उनसे रक्षा के लिए तो वो होता था क्षत्रिय। और एक होता है ब्राह्मण वर्ण। तो वो क्या है? ज्ञान, विचारों का आदान प्रदान, है ना, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, पठन पाठन, हर तरह की शिक्षा, हर तरह की शिक्षा जो है, ज्ञान है, कला है, विद्या है, ये सारी जो है वो उसमें आती है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ही हमारे 4 पुरुषार्थ हैं इनसे संबंधित। तो ये क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म क्या है? सेवा। देखो यहाँ धर्म सबसे नीचे आया, सबसे नीचे धर्म आ रहा है, जो कि किसका है? सेवा किसका धर्म है? शूद्र, है ना। अर्थ वही व्यापारिक क्रिया, लेन देन, है ना। काम, या काम 2 प्रकार के होते हैं, एक वासनात्मक काम, दूसरा सृजनात्मक काम, है ना। तो दोनों प्रकार। अब वासनात्मक काम वो जो सृजन कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, है ना, तो वो जो प्रजा है उसकी रक्षा कौन करेगा, है ना। और जो सृजनात्मक काम हो रहे हैं तो उस सृजन की रक्षा कौन करेगा? जो और भी काम हो रहे हैं, खाली संतान उत्पत्ति थोड़ी हो रही है, और भी काम हो रहे हैं, है ना। तो अब ये आ गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष किससे प्राप्त होगा? ज्ञान से। तो अब आपने देखा कि सीक्वेंस में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मोक्ष सबसे ऊपर आ रहा है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊपर आ गया। और आप क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना, और ये गाली हो गई। फिर ब्राह्मण सबसे ऊंचा कैसे हो गया? शूद्र को तो आपने नीचा कर दिया और ब्राह्मण को आपने ऊंचा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रम है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष लास्ट में आता है। लास्ट में होगा वो तो। बच्चा क्या जाने? मोक्ष सब कुछ भोगने के बाद फिर तो मोक्ष ही मोक्ष है, फिर क्या है? फिर तो तुम नहीं जाओ तब भी मोक्ष ही है। मोक्ष क्या है? क्या सारी दुनिया भोग ली, भाई भगवान अब तो उठा ले, अब क्या करना है? तो लास्ट है वो तो अवस्था। मोक्ष और वो कब होगी? जब ज्ञान हो जाएगा। मोक्ष कंपलसरी हो गया वो, है नहीं तो वो कंपलसरी हुआ जो फिर ऑप्शनल हुआ, लेकिन तुमने तो ये कह दिया कि भाई ये ब्राह्मण वर्ण ऊंचा क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्योंकि लास्ट में आता है और उसका संबंध चूंकि ब्राह्मण से है, इसलिए वो लास्ट में आया, इसलिए सबसे ऊंचा हो गया। वाह 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 वाह, है ना। तो ये आपकी अब इन्होंने क्या किया कि हमने वर्ण के आधार पे, अच्छा ये जो थी ये प्रवृत्ति है। तो 4 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जो ज्योतिष बता रही है। ज्योतिष में आया है सबसे पहले ये वर्ण शब्द, और किसी ज्योतिषी ने आज तक ये बात नहीं कही, ना कोई कहेगा। प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। अब उसको और भाई, अब प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति और भी होंगी, ये नहीं कि 4 में से 40 भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा, और 4 प्रकार के ही लोग होते हैं ज्यादातर, है ना। वो तो उसमें फिर एक में से एक तुम सेक्शन बनाया जाओ, वो एक अलग चीज है ना। लेकिन 4 प्रकार के। अब उसके आधार पे आगे जाके फिर जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया गया। अब प्रयास वो कुछ दिन तो चला, उसके बाद क्या हुआ? स्वार्थ के कारण वो वंशानुगत हो गया, और वंशानुगत होते ही वर्ण व्यवस्था जो है वो विकृत हो गई। तो पहली बात तो भाई मनोवृत्ति के आधार पे आपने समाज में उसका विभाजन करना चाहा, ये बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इसको इसका विभाजन करने की जरूरत थी नहीं। क्यों? क्योंकि ये विभाजन तो आपके अंदर हो रहा है, वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है। भाई मैं किस कैटेगरी में आती हूँ ये मैं जानती हूँ, मुझे कौन कैटेगराइज करेगा? और एक व्यक्ति में सारी कैटेगरी भी हो सकती है, ऐसे भी होते हैं जो अच्छे शासक भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हैं, अच्छा वो व्यापार भी कर सकते हैं और सेवाभावी भी होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत कम होते हैं, है ना। तो ये है आपकी वर्ण व्यवस्था, जिसको आपने पहले लागू किया, वो विकृत हो गई, उसके बाद ये जाति व्यवस्था आ गई। और अब तो जो है इतनी विकृति आ गई कि भगवान ही मालिक है। सही बोल रहे हो। तो ये आपके दोनों विषय हुए। अच्छा बताया, सही। अच्छा लगा? सही। तो इसको तो यही खत्म कर देते हैं। अज्ञानता के वशीभूत होकर चाहे जो कर जाता है व्यक्ति। कुछ भी कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं। अरे और ज्योतिष में भी बड़ा और हुआ है। ये देखा है, जैसा उसकी प्रवृत्ति होगी वैसे ही कर्म चुनेगा वो। वैसा कर्म चुनेगा, अपने आप ही चुनेगा, और तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है उसके लिए, अपने आप ही करेगा। प्रशासनिक प्रवृत्ति का वो क्षत्रिय होगा वो। हाँ, वो क्षत्रिय। देख लो तो जिसमें प्रशासनिक गुण है वो क्षत्रिय है। सेवा भावी। तो तुम मानो कि भाई ये तो क्षत्रिय है, क्योंकि ये इसमें प्रशासनिक गुण है। कहते हैं कि भाई तुम IAS बनो, प्रशासनिक हो तो कहते हैं था। ये समझदारी वाली बातें हैं, ये कोई बहस के विषय नहीं है ना। बहुत ज़्यादा बेकार उत्पन्न हो चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ। समझने के हैं ये। ठीक है, तो ये आपका ये वीडियो तो हो गया, क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गया। इससे तो